नमस्कार विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सभी एमपी के विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार पे। सभी विद्यार्थियों को फटाफट से आ जाना है क्लास में, लाइक कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना है, और नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि डेली हम आपसे इसी समय पर मिलते रहें। ठीक है, अभी हम लोगों का जो सेशन चल रहा था विद्यार्थियों, वो चल रहा था थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। हम थोड़ी थ्योरी का पार्ट देख रहे थे और फिर क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम देखेंगे शानदार प्रश्नोत्तरी। कुछ दिन मिक्स चलने दीजिए, इसमें थ्योरी नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें हमारे सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे। थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, वैसे कह सकते हो थ्योरी प्लस एक्सप्लेन वाली है, वैसे थ्योरी नहीं है, जैसे टॉपिक वाइज सेशन नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत दिन से हम लोग वो वाला कर रहे थे, तो ये सारा फिर एक साथ में गायब हो जाता है दिमाग से। तो फ्रेशन अप करो, रिकॉल करो सारे के सारे। नमस्ते, गुड नून, राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करेंगे आज का सेशन। पहली क्लास को देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। इसे क्या कहोगे आप? पारगमनात्मक तर्क कहेंगे, जीववादी चिंतन कहेंगे, केंद्रीयन कहेंगे, या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन कहेंगे? आंसर इट। बटन जिंदा है क्योंकि बटन शर्ट को बांधे रखने का काम करती है, और ऐसी बात एक 4 वर्ष की अपर्णा कर रही है। क्यों कर रही है ये प्यारी सी बच्ची ऐसी भोली भाली बात? ऐसा इस समय उनकी मानसिक संक्रिया किस तरीके से काम करती है, बताइए। ए उत्तर होगा, कुछ कह रहे हैं बी होगा। बी क्यों होगा? बी होगा क्या? हाँ, तो ए वाले कौन है? नहीं, अच्छा गलती से दिया होगा या दिए ही नहीं है। अच्छा बी है, वो ये दिखाई दे रहा था मुझे। इट्स बी बी बी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, फटाफट से लाइव आ जाओ, शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, ओके। जीववादी चिंतन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जीववादी चिंतन। कि किसी भी चीज को आप सजीव समझते हो और उसी तरीके से उसको देखते हो जैसे कि इसके अंदर प्राण होते हैं। जैसे सूरज भी उदास होता है, चांद भी मुस्कुराता है, बटन भी जिंदा है, साथ रखने का काम करता है। हर एक चीज, रस्सी भी उसके लिए जीव है। हर चीज, गुड़िया को जैसे वो एक बोलते हैं ना, सजीव वस्तु की तरह अपने साथ रखते हैं। हर चिंतन भी उनका सजीव ही होता है। ऐसा लगता है कि सब सजीव चिंतन है। जैसे खासकर ये एग्जाम्पल आता है आप लोगों का, सूरज का गुस्सा होना, चांद का मुस्कुराना, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको सजीव चिंतन कहेंगे। चलो आगे देखेंगे। बताओ, मक्खी अपने आप लिख के गई है, देख रहे हो? मक्खी का भी अधिगम हो रहा है हमारे क्लास के अंदर। ये मक्खी ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। चलिए आगे देखिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या होता है? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक प्रतीक है। विकासात्मक देरी का एक संकेत है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यस, ए बी सी डी लॉक करें विद्यार्थियों फटाफट से। श्याम कह रहा है बहुत दिन बाद क्लास ली। क्यों भाई? प्रीति नमस्ते, सविता, सुहाना, संध्या, पायल। यस, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2 का। इट्स डी, वेरी गुड। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है निज वाक, आंतरिक वाक भी कहते हैं इसको, इनर स्पीच भी कहते हैं, आंतरिक संभाषण भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि भाई वाइगोत्स्की की पुस्तक है ना, भाषा और विचार, उसके अंदर उन्होंने निज वाक का वर्णन किया है। और निज वाक का मतलब ये बताते हैं कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, और ये बातें कोई फालतू की बातें नहीं होती है, बल्कि वो अपने आप को दिशा निर्देश देते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ऐसे करना है। और ये जो हैबिट बच्चे में होती है निजवाक करने की, आगे जाके यही उनके चिंतन का रूप लेती है। तो ये बातें कैसी है? परिपक्व वाक है। अगर पियाजे की बात करें तो उनकी अपरिपक्व है, जिसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है, इन दोनों की वाक में ये अंतर है। इन्होंने इसको परिपक्व कहा है, पियाजे ने अपरिपक्व कहा है। और वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चे निजवाक करते हैं वो बाकी बच्चे की तुलना में क्या होते हैं? दक्ष होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है? मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताइए, एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है ना, जैसे जैसे उसकी मानसिक क्रियाएं बढ़ती है, वो सीखता जाता है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो आपके वाइगोत्स्की है वो किस चीज को देंगे? इन 4 ऑप्शन में से विद्यार्थियों बताइए। यस, ए भी तो हो सकता है ना, संजना कह रही है। ए कौन सा? पहला वाला? इसमें कह रहे हो बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका? नहीं, कल्पनाओं में बातें ही नहीं है, ये तो रियलिस्टिक है एक तरीके से, कि खुद से अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कुछ बातें कर रहा है, काल्पनिक बातें नहीं है, अपरिपक्व वाक्य नहीं है। वो प्याजे वाले में फिर भी आप सेट कर सकते हो। इट्स सी एंड बी, आप कह रहे हो सी एंड बी। अरे सामाजिक अलगाव लिखा है, आइसोलेशन, ये बात कैसे कह सकते हैं वाइगोत्स्की? सामाजिक निर्मितवाद के जनक है। किसके? सामाजिक निर्मितवाद के तो जनक है। तो फिर सामाजिक अलगाव की बात तो कर ही नहीं सकते, मानकीकृत पाठ्यक्रम की भी बात नहीं कर सकते, मूर्त पुरस्कार की भी नहीं करते हैं। ये बात करते हैं सहकर्मी सहयोग की, पीयर कोलैबोरेशन की, कि भाई आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं। और बालक जो भी सीखता है वो इसी समाज के अंदर, इसी संस्कृति में, इसी परिवेश के अंदर भाषा से सीखता है। उन्होंने 3 उपकरणों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, जिसमें उन्होंने SCL बताया है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, विद्यार्थियों बताइए क्या होगा इसका जवाब। निम्नलिखित कथनों में पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने को रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कारण बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बताइए, कथन और कारण में से कौन सा ठीक लग रहा है और कौन सा ठीक नहीं लग रहा है? श्याम, आदि, रूही, पायल। यस, आज निखत नहीं आई क्या अभी तक? एक क्या नाम था? तश्मिया, ताशमिया, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, ये नाम बड़ा पसंद आया मुझे। रूही, श्याम, सब बी कह रहे हो। 4th में बी, आप कह रहे हो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, कि भाई हमने हमेशा देखा है, आप अपनी ही बात कर लो, अगर मैं भी बचपन में थी तो मैं गुड़िया ही खेलती थी। ठीक है, और जो लड़के हैं वो कार या छोटे मोटे उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से ही खेलते थे। राइट, हम कभी देखा है कि छोटे बच्चे बाजार जाके गुड़िया खरीदने गए कि पापा मुझे गुड़िया दिला दो? नहीं, लड़कियां ही जिद करती है कि मुझे गुड़िया चाहिए, फिर बारबी डॉल चाहिए। तो ये बात सिर्फ लड़कियां ही करती थी। तो ये बात सच है कि अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, हम भी उन्हीं में से शामिल है। और हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जिस संस्कृति परिवेश के अंदर रहते हैं वहाँ पे हमें ये सिखाया गया है कि ये लड़कियां जो है वो गुड़िया से खेलती है और लड़के कार से सीखते हैं। ये जो एक लैंगिक भेदभाव है, ये हमारे अंदर पहले से वो रूढ़िबद्ध तरीके से आया हुआ है, जिस वजह से हम लोग ये व्यवहार करते हैं। है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों बात ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। आंतरिक प्रेरणा, बताइए। यस, बताइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है आंतरिक प्रेरणा का, बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है। हमेशा तो वैसे पूछ लेते हैं पॉजिटिवली जो पूछते हैं, आज बहुत अलग तरीके से आप लोगों को पूछा है। बताइए क्या जवाब होगा? यस, क्या बात है, आज बच्चे इतने कम कैसे दिखाई दे रहे हैं? आज कोई वो यूट्यूब वाली प्रॉब्लम चल रही है क्या? नहीं तो अपनी क्लास में तो खूब बच्चे रहते हैं।
आज कुछ है क्या कोई एग्जाम? चलो, इट्स बी 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 बी। प्रीति गोस्वामी कह रही है 100% बी है, बिल्कुल सही कहा। देखो, आंतरिक प्रेरणा के अंदर कभी भी ये नहीं होगा कि आप किसी, देखो ये कभी भी कोई काम बाहरी चीज के लिए करते ही नहीं है, ना तो बाहरी कारण से प्रेरित होकर करते हैं, ना ही बाहरी चीजों को दोष देते हैं। वो खुद से कनेक्टेड रहते हैं और अपने अंतर्मन से काम करते हैं और अपने सुख और आनंद के लिए काम करते हैं। तो इनको पता है कि सीधी सी बात है कि परीक्षा में मैं फेल हुआ तो वो दूसरे के ऊपर मरेगा नहीं। उसको पता है कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, यही है उसके लिए एक सेटिस्फाइंग आंसर कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की इसीलिए मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये उसकी आंतरिक प्रेरणा के कारण वो ये जवाब दे रही है। ठीक है, बाहरी प्रेरणा काम करती तो वो दूसरों के ऊपर दोष मर देता, लेकिन क्योंकि आंतरिक प्रेरणा है इसीलिए उसने ये स्वीकार किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? दूसरा, क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? यस, बताइए क्या होगा आंसर? सोच समझ के उत्तर दीजिए। ओके, इट्स सी। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कहा सी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों ने कहा आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? नहीं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? भाई, आप कक्षा के अंदर जब पहली बार आते हो तब क्या उसी तरीके से सोचते हो, और फिर बाद में धीरे धीरे आपकी सोच कैसे बदलती है उसके बारे में बात होगी ना यहाँ पे, तो डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। ए बी सी डी लॉक करें फटाफट से। यस विद्यार्थियों, आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? निकट, अभी मैं याद कर रही थी आपको कि आई नहीं क्लास में। नमस्ते नमस्ते प्रीति, संध्या, सविता, आप लोगों ने कहा 7 में डी, गैर प्रासंगिकरण। बिल्कुल सही बात है, अधिगम क्रिया के दौरान योगदान देगा नहीं देगा गैर प्रासंगिकरण। आप जिस चीज का भी अधिगम कर रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, वो प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक है ना, गैर प्रासंगिक नहीं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ में। तो गैर प्रासंगिकरण अगर है इसका मतलब वो योगदान नहीं देगा क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है अधिगम के साथ में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। दूसरा, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। हाँ जी बताओ, इसमें कौन सा ठीक लग रहा है आप लोगों को? हाँ, मैंने आपको याद किया, बिल्कुल। नमस्ते रश्मि। यस, ए बी सी डी में से कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? बताइए। बी उत्तर दे रहे हो आप लोग। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, 100% बात है। एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबली टीचर से बात कर सके, जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी और संलग्नता रखे।
ठीक है ना। जो चीज पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा भी पार्टिसिपेट करे, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे वो भी बातचीत करे, ठीक है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बच्चा, प्रश्न पूछे बच्चा, ऐसा वातावरण टीचर को बनाना चाहिए। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, सबको सीखना है क्योंकि जिज्ञासा सबके अंदर होती है और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करवाना, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। बताओ किस तरीके से समस्या समाधान का कौशल बढ़ेगा? समस्या समाधान कौशल समझ रहे हो? आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है और फिर आप उस प्रॉब्लम के विभिन्न विकल्प सोचते हो कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आए। ठीक है, पहले पूरी तरीके से आप उसका एक अवलोकन करते हो प्रॉब्लम का और फिर सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर दो, तभी तो ये कौशल बढ़ेगा। समस्या समाधान आप कैसे करोगे बताओ? जब आपके पास अलग अलग आप लोगों ने पास अनुभव है जिससे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लाइफ में सॉल्व किया है, तो उसी से तो कौशल बढ़ा है आपका। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं वो 1 मिनट में सारी समस्याओं का समाधान बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? इसलिए बता देते हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत सारे विचार किए हैं और बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो किसी बच्चे में समस्या समाधान का कौशल बढ़े तो उनको मौका दीजिए, अपने आप समस्या समाधान का कौशल बढ़ेगा। ठीक, अगला, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, स्ट्रेस ऑन, बताइए। बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। यस, क्या होगा? जल्दी से जवाब बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10। बी आंसर आ रहा है आप लोगों का। कुछ बी कह रहे हैं और कुछ डी कह रहे हैं। क्यों भाई, बी और डी कैसे होगा? अनुभवात्मक अधिगम कैसे होगा? जब प्रैक्टिकली आपने कुछ करके सीखा है तभी तो होगा। सिंपल सी बात है ना। और आप करके कब सीखोगे? जब आप आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाते हो, तब जाकर के आपके अंदर क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, दिक् स्थान, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दिक् स्थान एंड अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। यस, क्वेश्चन नंबर 11। संध्या, प्रीति, श्याम, मानसी, निखत, ए उत्तर आ रहा है सबसे पहले। ए उत्तर है आप लोगों का लगभग का। भाषिक, दर्शन शास्त्री के अंदर भाषिक बुद्धि कब से आ गई ये बताओ मुझे आप। हाँ, जो दर्शन शास्त्री होंगे, ठीक है ना, आपको नहीं लगता कि उनके अंदर खुद को समझने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ,
तो देखिए दर्शन शास्त्री खुद को समझता है, इसका अंदर उसके अंदर इंट्रापर्सनल जो है वो बुद्धि रहेगी, और मूर्तिकार जो मानसिक बिंबों से क्या करता है, स्थान विशेष को अच्छी तरीके से आंक लेता है। तो मूर्तिकार को एक ये समझ होती है, आपको पता है ना कि मूर्तिकार सही तरीके से मूर्ति बनाता है। अभी हम लोगों को बोलेंगे ना कि मूर्ति बनाओ, तो हम हाथ तो छोटे कर देंगे, टांगे बड़ी कर देंगे, गर्दन बड़ी कर देंगे, हम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो दिक स्थान स्पेटियल, ये आंसर होगा सी। आप लोगों ने कईयों ने पहले गलत जवाब दिए थे। अगला देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, विभेदीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी, समीपस्थ शीर्षगामी, विभेदीकरण और एकीकरण। चलो इसका आंसर दे दोगे तो ये समझ जाऊंगी वृद्धि विकास के नियम जो है वो क्लियर है आप लोगों के, ठीक है। अच्छा, मोबाइल में से गायब हो गए मैम, है स्क्रीन हट गई थी वो कि बाकी के मोबाइल में है क्या। मिस्टर इंडिया हूं मैं, है ना, मिस इंडिया कर देते हैं ना, गायब यूं। चलो प्रीति गोस्वामी कह रही है ए, चलिए बहुत बढ़िया। मुझे पता था आप लोगों को मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है, किसको, वृद्धि विकास के नियम को, फिर भी देखो। चलो जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे भौतिक फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, आप लोग वृद्धि विकास के नियमों को सबको उड़ेल रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा विद्यार्थियों। आंसर है यहाँ पे शीर्षगामी और समीपस्थ। दिशा के सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा कि हमारे शरीर की जो गति में, शरीर की क्रियाओं की गति में जो नियंत्रण होता है, शरीर जो विकसित होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर और केंद्र से दूर की तरफ होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको भौतिक वृद्धि की बात की गई है, इसीलिए आपका आंसर ये होगा। तो दिमाग खोल के आंसर देना था। आप लोगों ने, कईयों ने गलत दिए हैं, कईयों ने सही दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। चलो बताओ जल्दी से, स्थूल गतिक कौशल कौन सा आएगा? यस, ए बी सी डी लॉक करें फटाफट से। स्थूल, आप लोगों ने ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल दो पढ़ी है। तो स्थूल गामक वो होती है जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, और जो आपकी दूसरी है कौन सी, फाइन मोटर वाली, उसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। तो तैरना, स्विमिंग की है क्या आप लोगों ने? जिन जिन लोगों ने स्विमिंग कर रखी है ना, उनको पता है कि भाई स्विमिंग करने में जान निकल जाती है, बहुत स्टेमिना चाहिए। लोग कहते हैं ना योगा करो, जिम जाओ, मैं कहती हूँ आपको दोनों ही जगह मत जाओ, आप खाली स्विमिंग करो, आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है जितनी जिम में करते हो उतनी की उतनी स्विमिंग में भी हो जाएगी। स्विम करने में बहुत जोर आता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है ना। तो स्विमिंग में आपको पता ही है स्थूल गामक कौशल है, हमारे पूरी बॉडी का संचालन होता है, इसके अंदर बड़ी मांसपेशियों का भी इस्तेमाल होता है। बाकी सब में क्या है, आराम से बैठ के व्रत काटो, बुनाई करो, आपको सिर्फ कलाई, आपके अंगुलियां और आपकी कोहनी का इस्तेमाल करना होता है, बाकी आराम से बैठे रहो भले आप, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है, बल्कि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच डैश है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि कैसे होती है और सोच क्या होती है, दोनों बातें पूछी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की और मध्य बाल्यावस्था की। ABCD लॉक करें। यस, कुएं में टपक गई थी एक बार बस। अरे तो कुएं में स्विमिंग करने कौन कह रहा है तुम लोगों को अच्छा डूबे भी हो क्या स्विम करते हुए? सीख के करो भाई, ऐसे तो फिर डूबने का होता ही है, बाकी टाइम लगता है सीखने में, पर सीखो। आपको मैं बता रही हूँ, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ में कुछ नहीं लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने भी हाल फिलहाल में ही स्विमिंग करना सीखा, और जब किया ना तो अब उससे बढ़िया कुछ नहीं लगता है सच में। वो मतलब
फिजिकली ले लो, मेंटली ले लो, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कोई योगा, कोई जिम, कुछ भी नहीं। तो स्विमिंग की एक्टिविटी डाल लो, स्वस्थ रहेगी बॉडी, माइंड फ्रेश रहेगा आप लोगों का। ओके, डी एंड सी, पहला उत्तर है डी और सी कर रहे हो। पहली बात तो प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दी, तो बाल्यावस्था में पहली बात याद रखो कि वृद्धि हमेशा धीरे होती है और सोच कैसी होगी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है कि नहीं होती है। इसी उम्र में तो आत्म केंद्रित सोच होती है, बच्चा अपने नजरिए को महत्वपूर्ण मानता है। फिर बाद में क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था में स्थिर हो जाती है, ठीक है, और फिर बच्चा लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है। मूर्त अवस्था में नहीं आता है क्या प्याजे का? तो पहला उत्तर सही है आप लोगों का, बाकी गलत है। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। जैसे लंबी ग्लास के अंदर जूस जो है वो जो क्या होगा, ज्यादा आता है। बस यही बात, केवल एक ही पक्ष लंबाई को हम ध्यान दे रहे हैं। इस चीज को प्याजे की संकल्पना में क्या बताया गया है, बताइए। अच्छा, स्विमिंग के चक्कर में नदी में डूब गई होती। अब काम ऐसे उल्टे सीधे करोगे तो उसका मैं क्या ही बताऊं। मैं पूल की बात कर रही हूँ, नदियों की नहीं। नदियों वाले तैराक वो जो बचपन से पता है नदियों में कौन तैरते हैं? जिन्होंने स्विमिंग क्लास कभी ली नहीं है, वो बचपन से पानी में ही खेले हैं। वो जो पानी में खेलते हैं ना, वही नदियां पार कर सकते हैं। ये स्विमिंग करने वाले नदियां पार नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। आप लोग जाओ किसी बढ़िया पूल में, उसमें जाके कर सकते हो। नदियों वाला खिलाड़ी अलग होते हैं, वो बचपन से पानियों के संग खेले हुए होते हैं। ओके, इट्स बी, केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रिज्म कहते हैं। बिल्कुल, हम एक ही पक्ष देख पा रहे हैं, केवल लंबाई। हम नहीं देख रहे हैं कि चौड़ाई भी कोई चीज होती है, आयतन भी, क्षेत्रफल भी कोई चीज होता है। ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी सोच केंद्रीकृत है सिर्फ एक ही पहलू के ऊपर कि लंबा का मतलब होता है ज्यादा, बड़े का मतलब होता है ज्यादा। याद रखो, बचपन के अंदर जब छोटे बच्चों को ना मार्केट लेके जाते थे ना माँ बाप, तो वो खिलौना भी मांगते हैं तो बोलते वो बड़ा वाला खिलौना दे दो। हमेशा यही मांग करते हैं, बड़ी बोतल दे दो, सब चीज बड़ा ही दे दो, क्योंकि उनको लगता है जो लंबा है, जो ज्यादा लंबा दिखता है वही सबसे बढ़िया है। ये मानसिकता होती है बच्चे के अंदर की, ठीक है।